नमस्कार दोस्तों, 25 अक्टूबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। देखिए, दो आर्टिकल्स तो ये जो ग्लासगो में हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाला है, इसी के रिस्पेक्ट में है। तो 26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये जो 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ग्लासगो में, इसके ऊपर एक आर्टिकल ये रहा आपके सामने और दूसरा आर्टिकल ये है मिटिगेटिंग अ क्राइसिस। तो इन दोनों ही आर्टिकल्स को हम लोग देख लेंगे, जो भी इनके मेन पॉइंट्स हैं। बेसिकली आज के मेन डिस्कशन में यही एक आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक आर्टिकल है द ओनली वे टू हॉल्ट द बीजेपी जगरनॉट। ये बेसिकली मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है। आपको पता ही है कि इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ की स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में। अभी इन स्टेट्स में केवल पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, और उस कांग्रेस की सरकार में भी कितना हिला, कितनी परेशानियां हैं। ये रिसेंटली नवजोत सिंह सिद्धू, चरण सिंह चानी, अमरिंदर सिंह, ये क्या हो रहा है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से अपोजिशन बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है। सबको ऐसा ये ऑथर बोल रहा है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो पंजाब में अगर आप देखिए तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुआ है व्हेन इट कम्स टू फार्म लॉस। लखीमपुर खीरी वाला जो इंसिडेंट हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उसको देख के लग रहा है कि भाई बीजेपी के अगेंस्ट चले गए हैं ऑड्स। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि इतने भी अगेंस्ट नहीं गए हैं। इन स्टेट्स में बहुत हद तक तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी घुसने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अनाउंसमेंट की है कि इनकी पार्टी से 40% जो टिकट हैं वो वुमेन को दिए जाएंगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हो। इसके बावजूद ये अपोजिशन बीजेपी के सामने कमजोर पड़ेगा। अगर बीजेपी को हराना है तो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का थॉट प्रोसेस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दे रखा है। इट इज अ प्योरली पॉलिटिकल आर्टिकल, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है एफएटीएफ को लेके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काफी हद तक अपने डिसीजंस को पॉलिटिकल तरीके से ले रहा है। कैसे पॉलिटिकल? एक तरफ वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में लेके नहीं जा रहा है। क्यों नहीं लेके जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है। 34 में से लगभग 4 या 5 कमिटमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बट पाकिस्तान इज नॉट डूइंग देम। तो इसलिए ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल रहा है पाकिस्तान। ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं जा रहा है? तो एफएटीएफ का ये बोलना है कि भाई पाकिस्तान थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चूंकि पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, लेकिन निकालेंगे भी नहीं क्योंकि वो एक्शन भी नहीं ले रहा। तो ये क्या है? ये एफएटीएफ का एक पॉलिटिकल रवैया है, और एफएटीएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल रवैये के बेसिस पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। यही इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे, और इसके अलावा एक और आर्टिकल मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो है आपका इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो पिछले 4 महीनों में 3 कंट्रीज में जा चुके हैं सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज मतलब किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। पहले क्या थी? ये यूएसएसआर के ब्रैकेट के अंदर आती थी, अभी उससे बाहर निकल चुकी हैं। सेंट्रल एशिया में आप कह सकते हो कुछ हद तक अफगानिस्तान भी आता है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को सेंट्रल एशिया में क्यों बढ़ा रहा है, इसके बारे में कुछ बातें बोली गई हैं। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतने आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स को स्वागत कर लेते हैं। रुद्रजीत सिन्हा रॉय ने हमको ज्वाइन किया है। तानी मान ने हमको ज्वाइन किया। तानी मान का ये सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक तानी मान। सचिन रावत ने हमको ज्वाइन किया। सचिन रावत का भी ये सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सचिन रावत। ललिता कुमई का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर। प्रिया बी का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर। सो ललिता कुमई एंड प्रिया बी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। संजय कर्माकर ने हमको ज्वाइन किया। मोहन दुबे ने हमको ज्वाइन किया। मोहन दुबे का ये सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक मोहन दुबे। एएनएम में हमको ज्वाइन किया। एएनएम का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर। एंड देबाशीष बनर्जी का भी ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर। तो थैंक यू सो मच देबाशीष बनर्जी, थर्ड मंथ एज ए मेंबर। एएनएम थर्ड मंथ एज ए मेंबर। मोहन दुबे सेकंड मंथ एज ए मेंबर। संजय कर्माकर, प्रिया बी थर्ड मंथ एज ए मेंबर। ललिता कुमई थर्ड मंथ। सचिन रावत सेकंड मंथ एज ए मेंबर। तानीमान सेकंड मंथ एज ए मेंबर। एंड रुद्रजीत सिन्हा राय, थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं।
आज के अपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। सबसे पहले बात करेंगे इस आर्टिकल के बारे में, इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह से न्यू दिल्ली में चैलेंजेस आए हैं, ये हमको पता ही है। उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहा है न्यू दिल्ली, और उसमें सेंट्रल एशिया का क्या रोल है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, इससे पूरी दुनिया के जियो स्ट्रैटेजिक और जियो इकोनॉमिक कंसर्न्स बदल गए हैं। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आ गई हैं, अलग अलग चैलेंजेस आ गए अलग अलग कंट्रीज के लिए। इंडिया के सामने भी कुछ रीजनल कुछ रिन्यूड चैलेंजेस हैं। ये जो सेंट्रल एशिया और कॉकेसस का रीजन है, इंडियन रीजनल एंड बायलैटरल टाइज। समझिए, अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब के साथ दोस्ती करनी है, तो अफगानिस्तान के थ्रू वाला जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इधर है इंडिया, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, नीचे ईरान। अभी पाकिस्तान का एक्सेस तो इंडिया के पास है नहीं, यहाँ पाकिस्तान है। तो ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू हम अफगानिस्तान पहुंच जाते थे और अफगानिस्तान से नॉर्थ में एंट्री मार जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अफगानिस्तान में उतनी प्रो इंडिया सरकार अब नहीं बैठी है, अब वहाँ तालिबान की सरकार है। तो सेंट्रल एशिया से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो और चैलेंजिंग हो जाएगी। तो सेंट्रल एशिया के साथ रिश्ते इंडिया के खराब ना हो जाए, इसके लिए रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब इस रीजन में बहुत हद तक दौरा कर रहे हैं। 4 महीनों में तीसरा दौरा था। जब किर्गिस्तान गए जयशंकर साहब, तो वहाँ पे $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी उन्होंने, ताकि किर्गिस्तान के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जा सकें। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया उन्होंने ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद आप देखोगे तो कजाकिस्तान गए हमारे जयशंकर साहब। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान, वहाँ पे उन्होंने 6th फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इस कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है सीसा, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो सीसा में जब जयशंकर साहब अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज किया। एक्चुअली में पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ओपनली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट बोलने की औकात रखती हैं। एक तो यूएस बोलता है, एक इंडिया बोलता है। यूएस इंडिया के अलावा आपको कोई तीसरी कंट्री मिलेगी ही नहीं जो ओपनली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बुराई करे। ना ही ऑस्ट्रेलिया करता है, ना ही यूके करता है, ना ही यूरोप करता है, ब्राजील तो करता नहीं, और पाकिस्तान तो वैसे ही गुलाम बना बैठा है चाइना का। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख लो, तो जयशंकर साहब ने सेंट्रल एशिया में खड़े होकर चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बुराई की। ओके, बुराई किस बेसिस पे की? तो टेक्निकल बेसिस पे की। चाइना जिस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है, उसके चलते रीजनल स्टेबिलिटी को तोड़ने की बात करता है, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है चाइना, पैरोचिल इंटरेस्ट को मीट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके। फाइनली 13 अक्टूबर को जयशंकर साहब आर्मेनिया पहुंचे, और आर्मेनिया में वो रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी मिले और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर पूरी यहाँ पे बातचीत हुई है। अगर आर्मेनिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए, तो जयशंकर साहब पहले इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो कि आर्मेनिया गए हैं। तो हमारे जयशंकर साहब और आर्मेनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरारात मिर्जोयान, उन्होंने मिल के बात की कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाएंगे, जिससे बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और आर्मेनिया के बीच में बढ़े। आपको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में रिसेंटली एक वॉर हुआ था जिसका नाम है नगोर्नो काराबाग। तो ये जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का वॉर हुआ था, इसमें नगोर्नो काराबाग का एक बहुत बड़ा इलाका जो पहले आर्मेनिया के कब्जे में था, अजरबैजान ने हथिया लिया। तो जयशंकर साहब ने बोला कि भाई इस तरीके की चीज़ों को पीसफुली सॉर्ट आउट करिए। देखिए, अब इस प्रकार के बहुत सेंसिटिव इश्यूज में इंडिया बहुत कम ही बोलेगा। क्या इंडिया कभी पसंद करेगा कि कश्मीर के मुद्दे में कोई आउटसाइड प्लेयर बोले? ऑब्वियसली बात है, नहीं पसंद करेगा। उसी प्रकार से ये जो नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान का और आर्मेनिया का, इसमें इंडिया साइड्स नहीं ले सकता। इसलिए जब भी इसकी बातचीत होगी, इंडिया शांति से ही बातचीत करेगा, अपने आप को काफ़ी हद तक न्यूट्रल रखने की कोशिश करेगा। फिर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। इससे किसकी कमजोरी दिखती है? इससे कमजोरी दिखती है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया था? अफगानिस्तान से जो टेररिज्म के थ्रेट एमिनेट हो रहे थे, उनसे टैकल करने के लिए ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। लेकिन इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सबने अपने अपने पैरोचिल इंटरेस्ट को, अपने अपने जियो स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मीट करने में इस्तेमाल किया है।
इसके चलते अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो यहाँ पे बढ़ गया। और प्लस एससीओ हैज फेल्ड कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू अफगान क्राइसिस। एससीओ अफगान क्राइसिस को भी पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाया है। ये जो सेंट्रल एशियन लीडर्स है ये तुर्कमेनिस्तान में मिले अगस्त में, अफगान सिचुएशन के ऊपर इन्होंने बातचीत की। सेंट्रल एशियन टेरर ग्रुप्स जो कि अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं इसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हुई। और इंडिया आज से सेंट्रल एशिया के साथ इंगेज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बहुत लंबे समय से कर रहा है। जब यूएसएसआर टूटा था उसके बाद भी इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए कजाकिस्तान के साथ, तजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए। 2012 में न्यू दिल्ली की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी थी वो क्या कर रही थी? इट वाज फर्दरिंग इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस विद द रीजन। फिर इंडिया के जो एफर्ट्स हैं सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होने के, उनमें पाकिस्तान ने रोड़ा डाला है। पाकिस्तान ने कैसा रोड़ा डाला है? तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। अगर इंडिया को जमीनी रास्ते से सेंट्रल एशिया पहुंचना है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास पाकिस्तान के थ्रू होके जाना पड़ेगा और वो इंडिया कर नहीं पा रहा है, बीच में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने इंडिया को अपने टेरिटरी के थ्रू पासेज नहीं दिया है और फायदा उठा के यहाँ पे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया। ओवरऑल सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर है। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज गरीब हैं, उनको भैया चाइना के पैसे की जरूरत है, तो चाइना से तो वो किसी भी कंटेक्स्ट में यहाँ पे पंगा नहीं ले सकती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो बीआरआई का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इंडिया की सोवरेनिटी को वॉयलेट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ने बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया। और चाइना ये देख रहा है कि चूंकि इंडिया ने बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया नहीं है तो चाइना भी अपने सारे ही, आप कह सकते हो, एग्रेशन इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है। एलएसी पे क्या हो रहा है ये आप जानते ही हैं। पाकिस्तान के साथ जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे तो अक्सर कर सीज फायर वॉल्यूशंस होते रहते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, वो तो बहुत ही आम बात है। बंद हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे मोदी जी जब ताकत में आया जुलाई 2015 में तो उन्होंने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज का दौरा किया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश की। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट साइन किया 2015 में। हालांकि इस चाबहार पोर्ट के साथ एक्टिवली इंगेज नहीं कर पाया इंडिया बिकॉज ऑफ यूएसए, और इसके चलते चाइना भी बहुत असर्टिव हो गया है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज रोल। और चाइना ईरान में अभी रिसेंटली $400 बिलियन की डील हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है चाइना उन हर प्लेयर्स को इंडिया से आइसोलेट करना चाहता है, उनको पैसा फेंक के। चाइना के पास पैसा बहुत ज्यादा है भी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, भले ही चाइना सेंट्रल एशिया में जितना भी इंटरवीन करने की कोशिश करे, सेंट्रल एशिया इंडिया के साथ पूरी तरीके से रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? अशगाबाद एग्रीमेंट जो हुआ था सेंट्रल एशिया में, उसमें न्यू दिल्ली को इन्वॉल्व किया गया। इनफैक्ट इंडिया का मार्केट इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ ट्रेड डील्स और फाइनेंशियल डील्स इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कभी भी ऐसा नहीं करने वाली हैं कि वो चाइना के साथ इतनी दोस्ती कर ले कि इंडिया को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया के साथ कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाए रखना, इंडिया के साथ ट्रेड और कॉमर्शियल इंटरेक्शंस बनाए रहना, ये इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की प्रायोरिटीज पे भी है। और हमें भी बहुत फायदा है क्योंकि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिनरल रिच कंट्रीज हैं, तो कल की डेट में मिनरल इंपोर्ट करना, टूरिज्म को बढ़ाना, ओवरऑल बायलेटरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना जाना, सेंट्रल एशिया में अपनी प्रेजेंस बना के रखना, ये इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल एशिया के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, कॉमर्स, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, मिलिट्री सप्लाईज और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो ये इस आर्टिकल का सार था। अगले आर्टिकल चलते हैं। नो चेंज, द एफएटीएफ मस्ट इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान कम्स टू एन इफेक्टिव कंक्लूजन सून। पाकिस्तान के ऊपर एक नेवर एंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एफएटीएफ के अंदर और लग नहीं रहा है कि कुछ खास होने वाला। पिछले 3 साल से एक ही चीज चल रही है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता नहीं है तो उसको ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू कर देते हैं। ना तो इसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालते हैं और ना ही उसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो फिर से अभी यहाँ पे एक मीटिंग हुई है और जो 39 मेंबर का ग्रुप है एफएटीएफ ने, इसने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। एफएटीएफ ने बोला है कि भाई टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में हम टर्की को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। टर्की को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाला गया है और मॉरिशस को यहाँ पे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। और भी कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पे। एफएटीएफ का क्या बोलना है? एफएटीएफ का बोलना है कि पाकिस्तान को 34 टास्क दिए गए थे जिसमें से पाकिस्तान ने 30 टास्क कर दिए, बाकी टास्क इसने नहीं किए। अब अगला रिव्यू हम पाकिस्तान का फरवरी 2022 में करेंगे। तो हर 6-6, 4-4 महीने पे एफएटीएफ पाकिस्तान का रिव्यू करता रहता है। रिव्यू में कुछ हो चाहे ना हो, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान का ये स्टेटस क्यों बना हुआ है।
उसे ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू कर रखा है, ना ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, ना ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सैयद, दाऊद इब्राहिम और भी बहुत से टेरर ग्रुप्स के जो कमांडर हैं और जो सरगना हैं, चीफ हैं, वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर मजे से। तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है, ठीक है ना, कि भाई कोर्ट सजा सुना दी, जेल चले जाते हैं, बट जेल भी 5 स्टार होटल जैसी होती हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जिसने इंडिया के खिलाफ अटैक किया है उसको इंडिया को हैंड ओवर नहीं किया गया। तो 26/11 मुंबई अटैक्स हुए 2008 में, IC 814 की हाईजैकिंग हुई 1999, जहां पे प्लेन को कांदाहार ले जाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में इतने बम फोड़े गए। इन सब एक्टिविटीज के बावजूद भी पाकिस्तान ने परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया। ओके, पाकिस्तान FATF की आप कह सकते हो मॉनिटरिंग में रहा है फ्रॉम 2008 टू 2009, फ्रॉम 2012 टू 2015 एंड फ्रॉम 2018 टू 2021। तो इतना मॉनिटरिंग में रहने के बाद भी पाकिस्तान ने जो टेरर परपेट्रेटर्स हैं इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया, उनको ढंग से कन्विक्ट तक नहीं किया गया। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल पाकिस्तान यहाँ पे ग्रे लिस्ट तो बना हुआ है, लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा। जब FATF से सवाल पूछे गए कि भाई जब पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा तो आप इसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो FATF ने बोला कि देखिए हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग टू कॉपरेट। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम ये नहीं करेंगे, तुमको जो करना हो कर लो। मतलब पाकिस्तान थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा है, केवल मुंह से बोल के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम FATF के सारे रिकमेंडेशंस को मानेंगे। तो सिर्फ इतना बोलना भर देना काफी है। पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है तो हम उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको ग्रे लिस्ट से बाहर भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे टास्क हैं जो पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किए हैं व्हेन इट कम्स टू टेरर कॉम्बैटिंग। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि FATF खुद प्रोसेस को यहाँ पे पॉलिटिसाइज कर रहा है। FATF पॉलिटिक्स को यहाँ पे जोड़ रहा है, और पॉलिटिक्स को जोड़ना यहाँ पे सही नहीं है। या तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लो या मत लो, दो ही चीजें, बीच में कहां लटक रहे हो आप? तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है, ये एक नेवर एंडिंग इन्वेस्टिगेशन हो गई है। और नेवर एंडिंग इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है FATF में इतना मादा नहीं है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से टारगेट कर सके। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकते हैं। बैक एंड से चाइना सपोर्ट कर रहा होगा पाकिस्तान को, पहले टर्की भी सपोर्ट करता होगा, अब तो टर्की खैर खुद ही ब्लैकलिस्ट हो गया है। तो ये सब बातें यहाँ पे उस आर्टिकल में बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, मिटिगेटिंग अ क्राइसिस, द COP कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज एडेप्टेशन दैट एड्स अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। कम से कम 120 कंट्रीज के हेड मिलने वाले हैं ग्लासगो की 26 मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी के। 2 हफ्ते लंबी एक्सरसाइज है। वैसे तो होनी थी ये 2020 में, बट कोविड-19 के चलते डिसरप्ट हो गई है, तो अब होने वाली है। 2020 का कैलेंडर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 में जो भी इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग कंट्रीज ने दिए थे, उनका रिव्यू होना था 2020 में, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस 2020 में रिव्यू नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक फैलने लगा। तो अब ये रिव्यू होगा कहां पे? आपका ग्लासगो के अंदर। यूएस की बात की जाए तो यूएस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। यूएस को ने पहले इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस को छोड़ दिया था। जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, ही विड्रू फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन फाइनली बाइडेन ने यूएसए को फिर से पेरिस एग्रीमेंट से जोड़ा है। इसके लिए बाइडेन की देखिए तारीफ होनी चाहिए। ओके, कम से कम ही इज एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली व्हेन कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। फिर ओवरऑल बाइडेन खुद तो वापस आ गए हैं और बाकी कंट्रीज के ऊपर ही प्रेशर डाल रहा है। एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं बाइडेन अपने खुद के एमिशन बहुत ज्यादा कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बाइडेन ने बहुत सारे एमिशरीज को, बहुत से मल्टीपल डेलीगेशंस को अलग अलग कंट्रीज में भेजा है और उन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डलवाने की कोशिश की है कि वो एक नेट जीरो टाइमलाइन दें। ये प्रेशर इंडिया के ऊपर भी बाइडेन ने डलवाने की कोशिश की है। हालांकि इंडिया की तरफ से कोई भी नेट जीरो टाइमलाइन नहीं गया है। नेट जीरो समझते हैं ना कि जितने आपके एमिशंस हो रहे हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज उन एमिशंस को न्यूट्रलाइज कर दें। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो 2050 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करने होंगे, ऐसा यहां पे बोला गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि 2030 तक 2010 के लेवल के कंपैरिजन में 45% एमिशंस कम होने चाहिए। अब ज्यादातर कंट्रीज ने ओवरऑल आप देख लीजिए कुछ ना कुछ एमिशंस दिए, इंडिया चाइना ने भी एमिशंस दिए हैं, बट
एमिशन टारगेट्स दिए, बट इंडिया चाइना ने ये कहीं पे भी नहीं बोला है कि वो 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होंगे। इनफैक्ट चाइना ने बोला है कि वो 2060 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो कब तक क्लाइमेट न्यूट्रल होंगे हम लोग। तो कुल मिला के इंडिया चाइना ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये वेस्टर्न वर्ल्ड सिग्निफिकेंट प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में कोई तो टारगेट दीजिए, बट इंडिया चाइना की तरफ से अभी के लिए कोई भी टारगेट नहीं आ रहा है। इंडिया चाइना का सिंपल लॉजिक है कि भाई इतने लंबे समय तक, इतनी सेंचुरीज तक वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतने एमिशंस किए हैं और उस समय हम गरीब थे, कॉलोनियलिज्म से एक्सप्लॉइटेड थे, तो अब हम यहाँ पे क्यों अपने एमिशंस कम करें, हम अपना ग्लोबल कार्बन स्पेस तो देखो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दें, ओवरऑल टेक्नोलॉजी दें, और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर, उस पैदे के आधार पर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज अगर पैसा देने भी लगें तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग नाराज हो जाएंगे। आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं है। यूएस में, फ्रांस में अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी इकोनॉमी भी कोरोना की वजह से हिली हुई है। तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया, चाइना और बाकी गरीब कंट्रीज को दें ताकि ये गरीब कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ सकें, ये पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को। इसीलिए चीजें यहाँ पे बीच में आके कन्फ्रंट हो गई हैं, फंस गई हैं। तो ये तो इस आर्टिकल में लिखा था। अब यहाँ पे ओवरऑल एक और आर्टिकल है डी रघुनंदन साहब का, इसमें बस एक छोटा सा व्यू पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। COP26 को इनका बोलना है 2050 का टारगेट ही नहीं करना चाहिए। अभी चल रहा है 2021 और 2050 अभी भी 29 साल दूर है, और 29 साल में क्या होगा इसका कोई हमें आइडिया नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि हम 2050 का टारगेट बजाने के बजाय 2030 का टारगेट बनाएं, 2030 का टारगेट बनाएं, वो ज्यादा यूजफुल है। तो स्टेज इज सेट फॉर 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पार्टी 2026। ठीक है, ऑथर यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि भाई 2050 तक ये जो आप टारगेट बना रहे हो, 2050 तक के टारगेट्स दे आर नॉट प्रैक्टिकल। और अगर आप 2050 तक की कोई भी प्लानिंग करते हो तो डेफिनेटली बीच में कुछ ना कुछ दाइडरिंग हो जाएगी। हमें प्लानिंग करनी है इमीडिएट बेसिस पे, और इमीडिएट बेसिस की प्लानिंग ये बोलती है कि 2030 तक कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट एक्शन क्या है 2030 तक, कि 2010 के कंपैरिजन से 2030 तक जो एमिशंस हैं हम लोग 45% कम कर दें, हम लोग 45% कम कर दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी AR6 इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज की अगस्त 2021 में, इसको दुनिया भर के जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स थे, कंट्रीज थी, उन्होंने पढ़ा, एनालाइज किया, इसने बड़े ग्लूमी एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, और उसके बाद से कॉल बढ़ गई है कि 2010 के जो एमिशन लेवल्स हैं उससे 45% कम होना चाहिए एमिशन 2030 का। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हालात बहुत उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं? 113 पार्टीज ने, 194 कंट्रीज में से 113 पार्टीज ने जुलाई 2021 तक अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट किए, और अगर ये अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन मीट कर लेते हैं तो भी 2010 के लेवल के हिसाब से 2030 में एमिशन 16.3% ज्यादा होंगे। यानी अगर 2010 में एमिशंस थे 100 यूनिट्स तो 2030 में होंगे 116.3 यूनिट्स। जबकि टारगेट क्या है कि इन 100 को 55 पे लेके जाओ, 45% कम करो, लेकिन यहां तो उल्टे बढ़ रहे हैं एमिशंस। तो जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सामने रखे गए हैं, अगर उनको मीट भी कर लिया जाता है तो भी ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला नहीं है। इसीलिए एमिशन कट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोगों ने एमिशन कट्स नहीं किए हैं। अगर आप यूके और यूरोपियन यूनियन की बात करो तो यूके प्रॉमिस कर रहा है 68% एमिशन कट्स, यूरोपियन यूनियन प्रॉमिस कर रहा है 55% एमिशन कट्स। यूएस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। यूएस ने बहुत हद तक कम एमिशंस प्रॉमिस किए हैं। इसने क्या बोला, यूएस इज नाउ प्रॉमिट नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 कंपेयर टू 80% रिडक्शन दैट इज प्रॉमिस्ड अर्लियर। पहले तो यूएस ने बोला था हम 2050 तक अपने एमिशंस को 80% कम कर देंगे। अब यूएस बोल रहा है कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे हमारे। बट ओवरऑल जितना यूएसए ने आज तक एमिट किया है और जितना वो अभी एमिट कर रहा है एज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए के जो प्रोमिसेस हैं वो बहुत कम है। और सबसे खास बात यहाँ पे बाइडेन की ये है कि बाइडेन दुनिया भर की कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया कि आप नेट जीरो हो जाओ। बट इंडिया क्यों नेट जीरो होगा? और सबसे खास बात ये कि रशिया की बात कर लो, ब्राजील की बात कर लो, ये लोग भी
किसी भी हाल में अपने एमिशंस को कम नहीं हो रहे हैं। चाइना तो जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, चाइना और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, जिस तरीके का कार्बन बजट अभी चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी टारगेट पूरा होने वाला है। तो टारगेट्स बनाने से अच्छा है कि शॉर्ट टर्म में आप उनको पूरा करने के फोकस डालो। तो सबसे पहले अर्जेंट जरूरत ये होनी चाहिए कि 2030 तक के टारगेट्स को लेकर चला जाए। अगर हम 2030 को टारगेट लेके चलते हैं तो हम ज्यादा कुछ ना कुछ यूजफुल कर लेंगे। 2050 के टारगेट से तो हम डेफिनेटली डाइजर कर जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या बात की जा रही है, तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर देखिए प्रेशर पड़ने वाला है। तो इंडिया इस प्रकार के प्रेशर को कैसे झेल सकता है। अभी देखिए, इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन दिए थे, अब यहाँ पे ग्लासगो में देने पड़ेंगे। तो ग्लासगो में ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया, जो पहले इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन थे कि 2005 के हिसाब से 2030 तक 33 to 35% कम होगी एमिशंस इंटेंसिटी, इंडिया इसको आराम से 38 to 40% कर सकता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा है कि एमिशंस इंटेंसिटी हमारी प्रति साल 2% पर एनएम से रिड्यूस हो रही, तो हम डेफिनेटली अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को और कम कर सकते हैं। एज फार एज नेट जीरो एमिशंस की, तो इंडिया हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोट करते हुए अपने नेट जीरो एमिशंस की टाइमलाइन को 2070-75 तक खींच सकता है। अगर चाइना इस टाइमलाइन को 2060 तक खींच सकता है तो इंडिया डेफिनेटली 2070-75 तक खींच सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पर कैपिटा एमिशंस हैं ये दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट हैं। भले ही हम दुनिया के 3rd नंबर के सबसे बड़े एमिटर हैं, लेकिन हमारे पर कैपिटा एमिशंस अभी भी बहुत ज्यादा कम है। और एक चीज हम कर सकते हैं कि हम अपने एमिशंस का पीकिंग ईयर रख सकते हैं 2040 से 2045। एमिशंस पीकिंग क्या होता है? मान लीजिए एक कंट्री एक साल में अभी 50,000 टन ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है, तो ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन? तो इंडिया ये बोल सकता है कि भाई 2040-45 तक हमारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद हमारे एमिशंस कम होने शुरू हो जाएंगे। प्लस इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल पावर बनाने की बात की है। इसको बहुत प्रोएक्टिवली इंडिया इंप्लीमेंट करके कैसे ना कैसे करके 2030 तक 450 गीगावाट की पावर इंस्टॉल कर ले, तो डेफिनेटली इंडिया अपने बहुत सारे टारगेट्स को पूरा कर देगा। तो ये कुछ तरीके बताए गए जिससे इंडिया अपने आप को क्रिटिसिज्म से बचा सकता है। क्योंकि अभी जब ग्लासगो में मीटिंग होएगी ना, तो सिर्फ यूएसए, यूके, यूरोप जैसी कंट्रीज का प्रेशर नहीं पड़ेगा इंडिया के ऊपर। जो छोटी कंट्रीज हैं, अफ्रीका के छोटे मोटे देश हैं, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, जो कि सीधे सीधे सी लेवल राइज से बिल्कुल थ्रेटेंड है, ये देश भी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप अपने एमिशंस को कम करिए। तो उस समय पे इंडिया के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, और वो एग्जैक्ट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफ़ी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।